हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे मैंने सक्सेसफुली लास्ट 4 प्रीलिम्स क्लियर किए। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग अजम्पशन। देखिए, जैसे यहाँ पे पूछा इन्होंने, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। अब आपको हो सकता है पर्माकल्चर के बारे में आपने कभी ना सुना हो, बट अगर इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। वन स्टेटमेंट जो है या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। लेट्स अज्यूम फॉर द मोमेंट कि ये ट्रू है। अगर वन ट्रू है यानी ये पर्माकल्चर क्या करता है, मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, इसमें सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है और ऐसा फेनोमिना पर्माकल्चर फार्मिंग में नहीं होता है। अब इसमें देखिए, टू स्टेटमेंट जो है, अगर वन ट्रू है तो टू भी ट्रू होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को। ऐसी कोई भी चीज जो डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है फार्मिंग में, वो ऑब्वियसली सॉइल सैलिनिटी कॉज नहीं करेगी। इसलिए पर्माकल्चर प्रैक्टिसेस डिस्करेज करता है अगर मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को, और कन्वेंशनल अगर इसको इसमें ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली कन्वेंशनल में सॉइल सैलिनिटी का इश्यू आएगा और पर्माकल्चर में नहीं आएगा। यानी 1 और 2 एक साथ या तो आंसर में होंगे या एक साथ नहीं होंगे। यानी आंसर्स में या तो 1 2 एक साथ होगा, जैसे कि यहाँ अगर ऑप्शन देखिए तो ए में है 1 3 1 2 4 4 एंड 2 एंड 3। यहाँ बी में 1 एंड 2 एक साथ है, तो या तो आंसर ये होगा बी, या आंसर ऐसा होगा जहां 1 2 एक साथ नहीं है, मतलब सी। डी और ए को आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा स्टेटमेंट, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इसमें इजिली पॉसिबल है सेमी एरिड रीजन में, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। अब इसमें देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, सेमी एरिड रीजन में बारिश कम होती है, वहां कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इरिगेशन इंटेंसिव होता है। तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है, तो इसी से हमारा आंसर आ गया बी। बट फिर भी हम कंफर्म करने के लिए एक फोर्थ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट सो नेसेसरली इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। अब देखिए, मल्चिंग में क्या होता है, हम ढक देते हैं, फील्ड को ढक देते हैं पत्तों से या किसी और चीज से। ऑब्वियसली अगर हम मल्चिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल सैलिनिटी की दिक्कत नहीं आएगी। और सॉइल सैलिनिटी की अगर दिक्कत नहीं आएगी तो टोटली कंसिस्टेंट है किससे, ये 2 से, यानी 2 एंड 4 भी एक साथ आएंगे। इसी लॉजिक को भी अगर आप लगाएं कि हाँ 2 एंड 4 एक साथ आएगा, इसका मतलब जो आंसर में 2 एंड 4 एक साथ है वही आंसर हो सकता है, तो इसलिए सीधे इसका आंसर बी आएगा। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अज्यूम करने से क्या होता है। अज्यूम करके आपको करना क्या है कि किसी स्टेटमेंट को पकड़ना है, किसी भी को भी। जैसे आपने स्टार्ट, सपोज करिए आपने ये उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, आपने कहा कि ठीक है मैं फोर्थ से स्टार्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट सो नेसेसरली इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। आपने कहा कि लेट्स अज्यूम कि 4 ट्रू है, आपको पहले के बारे में कुछ नहीं पता, आपने बोला 4 अगर ट्रू है, अगर 4 ट्रू है यानी मल्चिंग हो रही है पर्माकल्चर में, आपने ट्रू माना इसे। अगर मल्चिंग हो रही है तो ऑब्वियसली वहां सॉइल सैलिनिटी की दिक्कत नहीं आएगी। लिखा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है, बट ऐसा फिनोमिना पर्माकल्चर में नहीं मिलता है। अगर मल्चिंग हो रही है तो ऑब्वियसली सॉइल सैलिनिटी की दिक्कत नहीं आएगी, यानी 2 एंड 4 एक साथ जाएंगे। 2 एंड 4 अगर एक साथ जाएंगे तो 2 एंड 1 भी एक साथ जाएंगे। अगर 2 एंड 4 भी आपने निकाल लिए एक साथ स्टेटमेंट्स आएंगे आंसर में, तो इसका आंसर सीधे के सीधे बी हो जाएगा। तो इस तरह से अजम्पशन मान के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कि दिस इज ट्रू, देन व्हाट आर द स्टेटमेंट दैट फॉलोज इट, एंड इफ इट इज फॉल्स देन व्हाट आर द स्टेटमेंट दैट फॉलो इट। यू कैन देन क्लब द ऑप्शंस कि ओके ये ऑप्शन एक साथ होंगे, ये ऑप्शन एक साथ होंगे, यानी आंसर या तो ये होगा या ये होगा। इसका फायदा बहुत मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि आप सीधे ऑप्शंस को 50-50 पे ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप परमानेंटली उसे सॉल्व कर देंगे सारे, बट आप 50-50 पे ला सकते हैं। अगर आपने 50-50 पे भी ला दिया तो मैं बता रहा हूँ आपके उन 30 क्वेश्चन में, मतलब 40 तो आप कर लोगे शायद डायरेक्ट या 30, बट बाकी जो 30 से 40 क्वेश्चन है वो आपके अगर 50-50 पे है तो आपका बहुत हाई चांस है क्लियर करने का प्रीलिम्स, क्योंकि 50-50 में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है सही होने की, रादर देन ऐसे जहां आपको चारों ऑप्शन में से एक चुनना है या 3 में से एक चुनना है। सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन आया था जो पोर्टुगीज राइटर न्यूनीज के अनुसार वुमेन इन विजयनगर एम्पायर किन किन चीजों में एक्सपर्ट थी। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैंने तो डायरेक्टली तो कभी नहीं पढ़ा। स्टेटमेंट थे रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूद सेइंग। मेरे को जब इसका सूद सेइंग का मतलब नहीं पता था, तब मैंने सोचा कि एक बार इसका हिंदी वर्जन देख के देखते हैं। तो मैं कहा हिंदी में लिखा है इसका मतलब है भविष्यवाणी, तो अगर सूद सेइंग मतलब भविष्यवाणी होता है, मैंने दिमाग लगाया कि जो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है यानी जो ज्योतिष शास्त्र कर सकता है वो भविष्यवाणी तो कर ही सकता है। तो मैंने सोचा कि 2 और 4 एक साथ आंसर में आएगा, तो मैंने ऑप्शन देखने चालू किए कि कहाँ 2 और 4 एक साथ में। तो मैंने देखा कि सी और डी में 2 और 4 एक साथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मुझे चुनना था कि मैं सी लूं कि डी लूं। फिर मैंने बाकी ऑप्शन देखे, रेसलिंग या अकाउंटिंग। रेसलिंग का मुझे आइडिया नहीं था, बट अकाउंटिंग लेखाकरण ये करना औरतों के लिए ज्यादा संभव है, इसलिए इसका हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा। और वैसे भी अगर 2 ऑप्शन हो तो हमेशा ज्यादा जिसमें स्टेटमेंट्स आए यानी ज्यादा जिसमें पॉसिबिलिटीज हो वो लेना चाहिए। हमेशा अपने मैक्सिमाइज कर लिया कीजिए, जितना ब्रॉड आप आंसर ले सकते हैं उतना अच्छा है।
इसी में जैसे न्यूनीज है, अगर हम और भी राइटर्स का देखें तो और कौन से, बारबोसा आए थे, वो भी पोर्टुगीज थे। फिर फिर डोमिंगो पाइस हैं, वो भी पोर्टुगीज थे। तो ये सारे राइटर्स जो थे, ये भी पोर्टुगीज थे और ये आए थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें और भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि इटालियन निकोलो दी कॉन्टी, फिर अब्दुल अल रजाक, ये लोग भी विजयनगर एम्पायर में आए थे। क्योंकि विजयनगर एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हर हर अल्टरनेट साल में एक सवाल तो विजयनगर से आ ही जाता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। अब आते हैं इस वाले सवाल पे। इस सवाल ये ऐसे सवाल हैं जो आपको वहां पे पहली बार मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने वियतनाम पे 5 स्टेटमेंट दिए। अब काफी सारी चीजें मैंने पहली बार पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको सही सॉल्व कर दिया। ये मैंने सबसे पहले देखा कि ऑप्शंस क्या है, 2 एंड 4, 3 5, 1 3 4, 1 एंड 2। यानी इसमें 2 स्टेटमेंट्स तो डेफिनेटली गलत है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप देखिए इसमें किसी में भी 5 स्टेटमेंट नहीं है। हर में इसमें 3 स्टेटमेंट गायब है, इसमें 3 गायब है, इसमें 2 गायब है, इसमें, यानी कम से कम 2 स्टेटमेंट तो गलत ही हैं। फिर मैंने इसे पढ़ना चालू किया। वियतनाम हैज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स। मैंने कहा ओके ठीक है। इट इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। मैंने कहा ओके, ये एक तरह का फैक्ट है। देन Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chain and focus on export। मैंने सोचा एक मिनट, ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट देखिए, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। बट अगर ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो कोई भी बंदा आके कह सकता है कि नहीं, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वियतनाम की, वो तो उसके ग्लोबल सप्लाई चेन से ही है और उसके एक्सपोर्ट से ही है। इस स्टेटमेंट को एक भी एग्जांपल अगर ऐसा मिल जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए इसको फॉल्सिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। यानी आप सोचिए ना, इसको अगर फॉल्स देता है यूपीएससी एज आंसर की, तो हो सकता है मैं ही कल इस पे बोल दूं कि नहीं, वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका ग्लोबल सप्लाई चेन और उसका एक्सपोर्ट्स बहुत रोल किया है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को क्योंकि फॉल्स करना बहुत डिफिकल्ट है, ये हमेशा ट्रू ही होगा। इसी तरह अगला स्टेटमेंट देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। अब अगर एक भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर वियतनाम में आया है, एक भी, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके लो लेबर कॉस्ट से होगा क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, या स्टेबल एक्सचेंज रेट, या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी फैक्टर है। एक भी ग्लोबल मैन्युफैक्चर मिलता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और या फिर हम दूसरी भाषा में इसको फॉल्सिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। इसका मतलब आंसर में 3 और 4 एक साथ आएंगे। सी में केवल ऐसा हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, इसको वन बाकी स्टेटमेंट जस्ट कंफर्म करने के लिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये भी एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, और क्योंकि हमारे 3 4 के साथ जा रहा है, हम इसे ट्रू मान लेते हैं। इट इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब वियतनाम है वो कम्युनिस्ट नेशन है, तो मोस्ट लाइकली कि वो चाइना की तरह एक सिंगल पार्टी सिस्टम से ही होगा, मोस्ट लाइकली। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, वहां पर एग्जाम में कि मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा। फिर वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन में तो सिंगापुर भी आता है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज भी आते हैं। ऑब्वियसली वियतनाम का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर तो नहीं होगा, तो हम स्ट्रेटली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और 2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा सीधे आंसर सी आएगा। इसमें मेरा मेन कहने का ये था कि जो स्टेटमेंट फॉल्सिफाई करना, जिसको फॉल्स प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है, वो स्टेटमेंट ट्रू ही होंगे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। इसमें यह है कि कैसे हम लॉजिक लगाएं जब हमारी नॉलेज लिमिटेड होती है। सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 क्वेश्चन ही, 50 भी ज्यादा बोल दिया, 40 क्वेश्चन ही हम कर पाते हैं डायरेक्टली। बाकी हमें कम से कम 30 क्वेश्चन लेने होते हैं जो 50-50 होते हैं। फिर हमें देखना होता है 10 से 15 क्वेश्चन जो हमारे शायद 75:25 होते हैं, यानी तीन, एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हो रहा है, 3 के बारे में कुछ नहीं पता, और बाकी जो है वो हमें छोड़ना पड़ता है। तो अब अगर ऐसा सीन है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन जहां आ जाते हैं कि जिसमें टी बोर्ड पे पूछा और चारों फैक्ट दे दिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में, इसके ओवरसीज, ऑब्वियसली आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता होगा। हो सकता है आपको ये पता हो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप गेस कर सकते हो कि ठीक है, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ये सब किसी लॉ के अंडर बने होंगे। आप ये भी पता कर सकते हो कि रेगुलेटरी बॉडी, बट ये किससे अटैच्ड है, ये भी हो सकता है आपको दिक्कत हो। वैसे तो मुझे पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से अटैच्ड है, बट अगर आपको नहीं भी पता है तब भी देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे गौर करिए, टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। अब सोचिए, टी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? बंगाल असम साइड में। यानी अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाऊं, तो सबसे ज्यादा टी कहाँ होगा? इस तरफ होगा। तो कोई लॉजिक नहीं होता कि इसका हेड ऑफिस इधर लोकेट हो, जो बेंगलुरु है, यहाँ पे लोकेट होने का कम चांस है। बट अगर आप देखिए कॉफी बोर्ड, कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? कॉफी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कर्नाटका और केरला में। ऑब्वियसली इसका बेंगलुरु में हेड ऑफिस हो सकता है, और ये है भी।
इसलिए टी बोर्ड का मैंने लॉजिक लगाया क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ नहीं उगता है। तो ऑब्वियसली या तो कोई भी अपना हेड ऑफिस वही लगाएगा जहाँ सबसे ज्यादा या तो प्रोडक्शन हो टी का या ट्रेड हो। ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर हेड ऑफिस लगाना है किसी भी चीज का तो हम वहीं लगाएंगे या तो जहां उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता हो या सबसे ज्यादा ट्रेड होता हो। इसलिए मैंने बेंगलुरु एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही मैंने 3 एलिमिनेट किया, मेरा ए हो गया यहाँ से एलिमिनेट, सी हो गया एलिमिनेट। अब मुझे इतना पता था कि एक स्टेटमेंट और गलत है, अब मुझे पहले ही पता था कि 2 स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाला है, तो मुझे पता चल गया कि मेरे को सही चीजें एलिमिनेट कर दी है। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, अभी भी नहीं पता, बट ये जानने की जरूरत भी नहीं है। आपने जैसे ही 3 एलिमिनेट किया और आपने 2 एलिमिनेट किया, आपका सीधे आंसर आ गया 1 एंड 4, जो इसका सही आंसर भी है। अब मैं बताता हूँ कि कभी कभी स्टेटमेंट बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट बीडीबीडी के बारे में स्टेटमेंट है कि कुछ चीजें इन्होंने दे दी हैं और इसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा था, बट ये फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया सही से, या फिर भी आप भी सही कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑप्शंस हैव टू बी ट्रू अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। यानी अगर आंसर चेंज हो सकता है फ्यूचर में, इट्स नॉट लाइकली बी ट्रू। या अगर ये भी छोड़े, किसी भी ऑप्शन या स्टेटमेंट का ट्रू होना चाहिए अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। अब इसमें देखिए, बीडीबीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केनिया। ओके, इट्स अ फैक्ट। इसके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है केनिया में हो, किसी और कंट्री में हो। ओके, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर, दे लिव इन बीडीबीडी। साउथ सुडान की सिविल वॉर से कुछ लोग भाग के बीडीबीडी में अभी रेफ्यूज लिए हुए हैं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया, दे लिव इन दाबदाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। कुछ और लोग जो सोमालिया से सिविल वॉर में थे, वो दाबदाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स जो केनिया में, वहां पे आके रह रहे हैं। अब इसमें देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है सम पीपल, यानी अगर एक भी इंसान ऐसा हो गया जो यहाँ साउथ सुडान से बीडीबीडी में मिल गया हमें, जो वहां के साउथ सुडान सा हो और सिविल वॉर के कारण बीडीबीडी में, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और सपोज करिए ट्रू नहीं भी है, मान लीजिए पेपर देने के बाद 1 महीने बाद न्यूज आती है कि साउथ सुडान से कुछ लोग यहाँ ट्रेवल कर गए हैं सिविल वॉर की वजह से, तो फिर भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा मिल गया हमें जिसको डिसप्रूव करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो मैं एक भी एग्जांपल ऐसा लेके आ जाऊं जो फ्लड किया हो साउथ सुडान सिविल वॉर से और बीडीबीडी में रहते, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसी तरह कुछ लोग जो फ्लड किए हैं सिविल वॉर इन सोमालिया से, अब एक भी अगर मैं ऐसा इंसान दिखा दूं या फिर मैं प्रूव कर दूं कि एक इंसान कोई तो है जो यहाँ से रेफ्यूज लेके दाबदाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में रह रहा है, तो भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और ऑब्वियसली जरूरी नहीं हो सकता कुछ दिन बाद ऐसा आ जाए स्टेटमेंट कि यहाँ से कुछ लोग दाबदाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं। इसलिए मैंने डिड्यूस किया कि 2 एंड 3 सही होंगे, और फिर मैंने देखा कि 2 एंड 3 सी में, इसलिए मुझे पता चला कि इसका आंसर 2 एंड 3 ही होगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो था मैग्नेटाइट पार्टिकल्स पे। ये पूछा था कि ये जो एक इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है, ये किस प्रोसेस से निकलता है और इससे न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती है। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है, हो सकता है, मैंने इसे ऐसे मार्क किया। फिर मैंने कहा इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, हो सकता है। माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, मैंने कहा 1 मिनट, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम तो यानी हमारे घर का ओवन, और घर के ओवन में अगर मैग्नेटाइट पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि इसने खुद ही लिखा है यहाँ पे कि दे आर सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम। इनफैक्ट घर में तो बच्चे भी होते हैं विच आर हाईली वनरेबल, अगर ओवन से ये मैग्नेटाइट पार्टिकल निकलने लगे तो उनका तो ब्रेन ग्रोथ ही इफेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगा अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि माइक्रोवेव स्टोव जो है यानी ओवन है, ये तो कभी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। इसलिए मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को मैंने एलिमिनेट किया तो मैंने ए एलिमिनेट कर दिया। मैं हमेशा स्टेटमेंट काट देता हूँ पूरा, जैसे ही गलत हुआ उसको पूरा काट दीजिए। अब आपके पास सीधे बच गया 1 to 4। अब आप देख लीजिए, ओके 1 2 तो आपने पहले ही हमने अज्यूम किया था कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है इसके बारे में, बट पावर प्लांट देखिए, पावर प्लांट तो बहुत आसान है, पावर प्लांट से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइट पार्टिकल्स तो निकलते ही होंगे। मैंने यहाँ पे बोला कि इसमें आपको ये देखना था कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है कि जिसको ट्रू प्रूफ करना यहाँ पे मुश्किल है। माइक्रोवेव ओवन को ट्रू प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। आई मीन मेरे ख्याल से ओवन कंपनी जिसे कंटेस्ट कर देगी कि नहीं, हमारे ओवन से तो मैग्नेटिक पार्टिकल नहीं निकलता। तो मैंने ये लॉजिक लगाया। और अब ये क्वेश्चन देखिए जो स्पोर्ट्स सेक्शन से था 2021 प्रीलिम्स के पेपर में, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले तो मैं ऑनेस्टली बता दूं, जब ये क्वेश्चन आया था मैंने इसे मन बना लिया था, छोड़ दूंगा। लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, तीनों फैक्ट दे रखे थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था इनमें, तो मैंने कहा कि इसको छोड़ देते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि एक बार देख तो लेते हैं। मैंने कहा कि अच्छा इसमें क्या लिखा है। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स को पहली बार अवार्ड मिला था, ये एक फैक्ट है, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अवार्ड मोस्टली यानी ज्यादातर बात फॉर्मूला 1 प्लेयर्स को मिला है, फॉर्मूला 1 प्लेयर्स जो कार रेसिंग करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है रॉजर फेडरर को अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मिला है। मैंने कहा 1 मिनट, रॉजर फेडरर तो टेनिस खेलता है,
अगर रॉजर फेडरर टेनिस खेलता है तो ऐसा कैसे हो सकता है मोस्टली ये अवार्ड फॉर्मूला वन प्लेयर्स को मिला हो? मतलब हो सकता है ऐसा कि ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला वन प्लेयर्स को अलग अलग सालों में 5 बार मिला हो और रॉजर फेडरर को इंडिविजुअली 3 बार मिला हो, बट मैंने कहा कि ये हाईली अनलाइकली है। कैसे? देखिए, मैंने सोचा रॉजर फेडरर को मिला होगा तो इसके कंटेम्पररी जैसे निडाल और बाकी लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं उन्हें भी मिला होगा ये, बिकॉज दे आर वेरी कम्पिटिटिव, दे आर नियरली ऑफ सेम लेवल। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर इसको ये 3 अगर ट्रू है, अगर मान लेते हैं कि ये 3 ट्रू है और रॉजर फेडरर को इंडीड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मिला है, यानी इसके बाकी कंटेम्परेरीज को भी कुछ कुछ मिला होगा, और अगर इसके बाकी कंटेम्परेरीज को कुछ कुछ मिला है तो यानी बहुत हाई चांस है कि 2 स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्योंकि अगर टेनिस प्लेयर्स को सबसे ज्यादा बार अवार्ड ये मिल रहा है तो फॉर्मूला वन प्लेयर्स को तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि हाँ, 2 और 3 एक साथ आंसर में नहीं आएंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इनकी पॉसिबिलिटी एक साथ सही होने की बहुत कम है, तो मैंने कहा कि ओके, तो इसको एलिमिनेट करते हैं जहां भी 2 और 3 एक साथ है। बी को किया एलिमिनेट और डी को कर दिया एलिमिनेट। अब मुझे चांस लेना था, अब मुझे पता चला कि 1 तो ट्रू है क्योंकि 1 दोनों में, यानी इंडीड टाइगर वुड्स को सबसे पहले अवार्ड मिला है, भले वो बाद में कंट्रोवर्शियल पर्सन बन गए। 1 और 2, 1 और 3। अब मैंने सोचा कि इसमें मुझे एक चांस लेना है, मैंने कहा कि ओके, मैंने इसमें 3 चुना। हाउएवर मैं इसमें ये नहीं कहूंगा, हो सकता है आप ए भी चुन ले, लेकिन फिर भी बेसिक लॉजिक लगा के आप 50-50 पर तो आ ही गए। 50-50 में सही होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू ऐसे जहां आपको चारों ऑप्शन में एक भी ना पता चल रहा हो। इसमें मैंने सी लगाया था और ये आंसर सही निकला था। अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ साइंस से जिसमें प्योर लॉजिक है, जिससे इजीली एलिमिनेट हो सकता है। रीजन पूछा है कि वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अब आप इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है डिस्टेंसेज अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। हबल कह के गया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। दूसरा है ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। अब ग्रेविटी तो विद इन अर्थ ही चेंज हो जाती है, अगर आप पोल्स और इक्वेटर पे देखें तो जी की वैल्यू चेंज होती है, और जी की अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो तो ये मास पे डिपेंड करता है, तो इसलिए जहां ग्रेविटी चेंज होने की बात डिड्यूस कर सकते हैं कि ये गलत ही होगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा कि यस, यूजुअली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट if there is a strong gravitational force like in case of gravitational lensing then light bends। स्पेस टाइम का फैब्रिक होता है, उसमें जिस तरह ग्रेविटी डिस्टॉर्ट करती है उसी हिसाब से लाइट बेंड करती है, इसलिए लाइट अगर आप ब्लैक होल के पास देखेंगे तो वो कर्व बनाएगी, उसके एज के आसपास एक कर्व बनाएगी, और अगर उसके अंदर चली गई तो वो वापस ही नहीं आती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ये आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम बता सकते हैं कि यस, इट इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सी, एंड इस रिलेटिव मोशन का भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर क्योंकि हमने ए, बी और सी सही से एलिमिनेट कर दिए तो डी अपने आप ही ट्रू होगा, अगर आपको ये फैक्ट नहीं भी पता है तो भी। तो मैंने इसमें ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया कि सिर्फ लॉजिक लगा के, सिंपल लॉजिक लगा के हम कैसे साइंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कि डिस्टेंसेज यूजुअली चेंज होती ही हैं, ग्रेविटी भी यूजुअली चेंज होती है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आपको थोड़ा सा इसमें पता होगा स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में तो आप बता सकते हैं कि यस, डी इज द राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि ग्लोबल ओशियन कमीशन ने ग्रांट किए लाइसेंसेस सीवर्ड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए। मैंने कहा ओके ठीक है। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीवर्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड रेयर अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। अब सपोज करिए आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप इसमें थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं कि देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। अब कभी ना कभी तो इंडिया को ऐसा लाइसेंस मिला होगा, मतलब इतने साल से इंटरनेशनल वाटर पे इंडिया एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो कभी ना कभी तो इंडिया को लाइसेंस मिला ही होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होने का बहुत हाई चांस है। फिर रेयर अर्थ मेटल्स भी इसी तरह है, दूसरा ऑप्शन कि रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर। अब आप सोचिए, रेयर अर्थ मिनरल एक भी मिल गया, 1 ग्राम भी मिल गया, तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी अगर एक रेयर अर्थ मिनरल दिखा दूं सी फ्लोर पे तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक मिनरल भी मिल गया तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसलिए जैसे आपका आया 2 और 3 ट्रू होगा, तो आप सीधे डिड्यूस कर सकते हैं या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा। तो आपका फिर से 50-50 पे आ गया। अब फाइनली ये है कि लाइसेंस देता कौन है। अगर आपने यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये बॉडी है जो इससे डील करती है, कि इंटरनेशनल वाटर में मिनरल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस यूएन क्लॉज देता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा और इसका आंसर होगा सीधे बी, जो मैंने मार्क किया था और मेरा सही भी था। अब आते हैं एक साइंस के क्वेश्चन पे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपसे मैं बोलता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी प्लीज अच्छे से कर लीजिए। हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस साल भी आएगा 2023 में भी, को अच्छे से कर लीजिए इसके सारे डायमेंशन को।
ये क्वेश्चन जो है ये 3 पेरेंट बेबी से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है कि हेरिडिटरी डिजीजेस के बारे में कुछ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पहला, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब इसमें सोचिए, ईदर बिफोर और आफ्टर, मैंने ये सोचा कि जो एग है, अगर वो मदर का एग है वो डिफेक्टिव है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको स्पर्म फर्टिलाइज करे उससे पहले हम हटा देते हैं तो ठीक है, बट अगर कर भी दे उसके बाद हम तुरंत भी हटाते हैं तब भी ठीक है। आई मीन जस्ट फर्टिलाइजेशन होने के एक बार थोड़ी देर बाद भी अगर हमने इसको हटा दिया तब भी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, हमें तो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया हटाना है जो जो बाहर होता है। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया कि यस, पहले करो या बाद में करो, फर्क क्या पड़ता है। वैसे बाद में मुझे पता चला कि एम्ब्रियो स्टेज के बाद ये नहीं किया जा सकता, बट यस, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू कैन इजिली रिमूव द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। अब ये फैक्ट मुझे पता था कि मदर के एग में ही डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम हटाते हैं, इसलिए मुझे पता चल गया कि ट्रू भी सही है और मेरा आंसर यहाँ सी आ गया। ये वाला जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, आप प्लीज अच्छे से करिए, इससे क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आएगा। जैसे इस बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जीएम मस्टर्ड को फील्ड ट्रायल अलाउ कर दिया गया है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें बोला है इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। ऑप्शंस क्या है? फर्न, लिचेन, मॉस और मशरूम। जैसे ही मैंने यहाँ लिचेन पढ़ा, मेरे दिमाग में आया कि लिचेन तो फंगाई और एल्गाई की प्रोसेस से बनता है, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये चीज मुझे याद है, बाकी मुझे इसमें कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने इसमें सोचा कि अच्छा ठीक है, इसमें लॉजिक लगाते हैं कि क्या होगा। मैंने ये पढ़ा था कि लिचेन एंड मॉस एक साथ आते हैं टुंड्रा या टेगा क्लाइमेट में। आई वाज नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली, तो मैंने कहा कि इसका आंसर या तो 2 और 3 एक साथ होगा या इसका आंसर 1 और 4 एक साथ होगा। मुझे ये नहीं पता था कि विदाउट सॉइल कौन से इसमें मोस्ट लाइकली सर्वाइव कर जाएंगे, बट मुझे इतना पता चल गया था कि 2 और 3 या 1 4 एक साथ होगा। फिर आते हैं इसके 30 क्वेश्चन पे, जो उसके 10 क्वेश्चन बाद आया था। पूछा था कि कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती है। अभी आपने देखा कि लिचेन फंगाई और एल्गाई का सिम्बियोसिस से बनता है। जैसे ही मेरे दिमाग में लिचेन आया, मैंने कहा कि ये तो देन डेफिनेटली ट्रू हो गया। लिचेन से ही आप डिड्यूस कर सकते हैं कि फंगाई तो होगा ही होगा। फिर सिनेंड्रियड्स के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे प्रोटोजोआ के बारे में इतना पता था कि किसी पैरासाइट के साथ ही सिम्बियोसिस करता है, तो मुझे ये डिड्यूस हो गया था कि 2 सही है और 3 सही है। इससे मैं आ गया 50-50 पे कि या तो बी सही होगा या डी सही होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे मेरे को डाउट होता है, मैं क्या लेता हूं, जहां पे ज्यादा स्टेटमेंट हो, यानी मैं मैक्सिमाइज करता हूं अपने ऑप्शन। तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऑप्शन या सबसे ज्यादा स्टेटमेंट इसमें, इसलिए मैंने इसमें डी मार्क किया, जो सही भी था। बट इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे डी मार्क किया और ये सही निकले हर बारी। हो सकता है सिनेंड्रियड्स ना करता हो सिम्बियोसिस और इसका आंसर बी हो, फिर भी आपने 2 तो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, या तो बी होगा या डी होगा। ये 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट करना की भी एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि जैसे जैसे प्रीलिम्स डिफिकल्ट होता जा रहा है, कट ऑफ नीचे गिरता जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि आप अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें rather than just attempt of question। अब सॉल्व करते हैं पेयर टाइप क्वेश्चन। पेयर टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। देखिए 2022 में एक नया टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं एग्जाम में थोड़ा घबराया तो था इसे देख के, बट फिर भी मैंने अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको ठीक ठाक सॉल्व कर दिए। मैं सारे सॉल्व नहीं कर पाया, आधे छोड़ दिए थे मैंने, बट आधे मैंने सही सॉल्व कर दिए थे। जो मैंने लॉजिक लगाया इसमें ये था। पहली बात तो अगर इसमें ऐसे ऑप्शंस हैं ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 पेयर, यानी एक स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, क्योंकि अब अगर आप इसका देखेंगे तो एक्चुअली में है क्या, ये इस तरह से 1 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। अगर इस तरह से, ऑब्वियसली इसमें एक स्टेटमेंट तो ऐसा है जो चारों में ट्रू होगा ही होगा, यानी कि इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे एक स्टेटमेंट तो हमेशा ही ट्रू है। अब आप देखिए, मैंने 4 से चालू किया, कालसी। मुझे याद ही ऐसे किया था कि के फॉर कालसी एंड के फॉर कर्नाटका नहीं होगा, यहाँ मास्की होगा इसकी जगह, और कालसी है उत्तराखंड में। तो मैंने कहा कि हाँ, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो मैंने कहा कि ओके, एक फॉल्स है यानी ऑल 4 पेयर्स नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। अब मैंने धौली के बारे में सुना था कि ये उड़ीसा में। फिर मैंने एरागुडी के बारे में मेरे को हल्का हल्का आइडिया था, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली। जोगाड़ा मैंने कभी सुना ही नहीं था, और इसको ये मुझे पता है और ये शायद ट्रू होगा। तो मैंने कहा कि इसका आंसर ए या बी में होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इसका आंसर हो सकता है एरागुडी भी गलत होता, एक्चुअली में येरागुडी नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि इस तरह का मैंने कुछ सुना तो है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, 1 और 2 सही होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने इसका आंसर बी मार्क किया, जो सही भी था। अब आते हैं एक और पेयर वाले क्वेश्चंस में। इसमें दिया गया है कि रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज और कंट्री। अब आनातोलिया टर्की में है, दिस इज नोन टू अस।
कैटालोनिया, ये मुझे पता था कि कैटालोनिया स्पेन में है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी चल रहा था। तो कैटालोनिया अगर स्पेन में, तो मुझे लगा अगर ये यहाँ है तो यानी मोस्ट ऑब्वियसली ये इसके साथ पेयर्ड नहीं मैच है, क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन इसके साथ पेयर हो रहा है तो ये ऑप्शन इसके साथ पेयर मोस्ट लाइकली नहीं होगा। तो मैंने डिड्यूस किया कि 4 और 3 दोनों ही गलत होंगे। जैसे ही मेरे को दिमाग में आया कि 4 and 3 गलत है, मेरे दो ऑप्शन ये ऑल 4 एंड ओनली 3 पेयर्स ये यहाँ एलिमिनेट हो गए। अब मुझे लेना पता नहीं था अम्हारा के बारे में, बट मुझे ये पता था कि अनातोलिया तो सही है। तो मैंने सोचा कि मैक्सिमम ऑप्शंस वाले लेता हूँ, तो मैंने कहा कि 1 and 2 लिए और मैंने ओनली 2 पेयर्स कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने ए भी मार्क किया हो, बट फिर भी आप 50-50 पे आराम से आ सकते हैं। मेरा पूरा बताने का ये मतलब है कि कई बार अब ऐसा हो रहा है कि आप हो सकता है एग्जैक्टली ट्रिक से टोटल सॉल्व ना कर पाए, बट आप 50-50 पे भी आ जाए तब भी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि 50-50 में एक बार अगर आपका गलत होगा तो एक बार सही तो होगा, और गलत होने पे आपके केवल 1/3 कटेंगे, सही होने पे आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, मतलब -2/3 है। तो ये इसका फायदा है। अब मेरी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता उस क्वेश्चंस में प्लीज ऑथेंटिक रहिए, ऑनेस्ट रहिए। आजकल वो लोग ऑनेस्टी भी चेक कर रहे हैं। कंसीडर ऐसे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है? कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। अब नहीं पता तो प्लीज इस क्वेश्चन को काट दीजिए, यस फिजिकली काट दीजिए और आगे बढ़िए। प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ गोइंग 85 प्लस क्वेश्चन मारने हैं, हमें 90 प्लस क्वेश्चन मारने हैं। कई बार टॉपर्स बोलते हैं मैंने 99 क्वेश्चंस किए और मेरा क्लियर हो गया। प्लीज मैं बता रहा हूँ आजकल के टाइम में ऐसे लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर उनका हो रहा है जो कम ही कर रहे हैं, भले ही वो 70-85 कर रहे हैं, बट उनकी एक्यूरेसी अच्छी है। क्योंकि आप देखिए ना, कट ऑफ अगर 100 भी आपको लाने, आपको नेट करेक्ट कितने 50 चाहिए। अगर आप 70-85 ही अटेम्प्ट करते हैं बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके नेट 50 आ जाएंगे आराम से। आजकल हो क्या रहा है, ये ज्यादा क्वेश्चंस के अटेम्प्ट में लोग उनको भी ले रहे हैं क्वेश्चंस को जो जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। प्लीज प्लीज ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दीजिए। बी ऑनेस्ट, शो योर ऑनेस्टी एंड प्लीज क्रॉस सच क्वेश्चन। अगर आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन 80 से नीचे भी है तब भी ये करिए। ये जो ट्रेंड चला है इसके कारण ज्यादातर कैंडिडेट्स मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन फेस कर रहे हैं पिछले 3 प्रीलिम्स में देन एनी अदर फैक्टर। तो प्लीज ऑनेस्ट रहिए, ऑथेंटिक रहिए, और जो क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता उसे मान लीजिए। अगर ऐसे यूपीएससी 20 भी सवाल देता है तो प्लीज 20 सवालों को काट दीजिए, आप 80 पे ही खेलिए। अगर 2023 में 25 ऐसे सवाल आते हैं, आप 25 क्वेश्चन काटिए, आप केवल 75 मार्क करके आइए। मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन होने का हाई चांस होगा कंपेयर टू दैट गाय और दैट गर्ल हु हैज मार्क्ड 90 क्वेश्चंस जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोस्ट अनकन्वेंशनल आंसर ही ट्रू होगा। मतलब ये मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे ट्राइक्लोसान के बारे में पूछा था कि हाई लेवल पे एक्सपोज होने पे हार्मफुल होता है। ये किस में प्रेजेंट है? अगर कोई भी एस्पिरेंट होगा वो क्या सोचेगा, अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव में हो सकता है, फूड राइपनिंग सब्सटेंस में हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर में हो सकता है, बट टॉयलेटरी में उसको सबसे कम लगेगा शायद। बट यूपीएससी क्या करेगा, इसी को सही आंसर देगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करिए। इसमें जो मोस्ट अनकन्वेंशनल है वही सही निकलता है, जो आपको लगेगा कि ये तो कभी नहीं हो सकता वही सही स्टेटमेंट निकलेगा। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट जहां आपको बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा है वहां ट्रैप में मत फंसिए और उस क्वेश्चन को सीधे काट दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जो अनकन्वेंशनल आंसर है वही आखिरी में सही निकलते हैं। थैंक यू। मेरा नाम लव सिंह है और मैंने पिछले चारों प्रीलिम्स क्लियर किए हैं सक्सेसफुली, 2019 भी, 20 भी, 21 भी और 22 भी। ये मैंने जो भी शेयर किया आज ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये मेरा पार्ट 1 था सीरीज का। इसके बाद में इसके 2 पार्ट और निकाल के लाऊंगा जिसमें मैं और बाकी टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किए अपने खुद के एक्सपीरियंस से। थैंक यू, नमस्कार।